Good morning, Good sir. morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. तुम लोगों का एक मार्क्यू हम लेंगे और मार्क्यू हम वेंसडे को लेंगे, वेंसडे दैट इज 26। ठीक है? हेलो। Yes, sir. 26 को मार्क्यू लेंगे हम, राइट? और मार्क्यू में जो चैप्टर्स होंगे मेरे ख्याल से मैं ओवरऑल पूछूंगा, राइट फ्रॉम, मतलब उसमें पूरा सिलेबस होगा फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक। खुशी? Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. चलो ठीक है। तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे और वो थोड़ा टॉपिक है रिलेटेड टू डिमांड। डिमांड चैप्टर को हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे। डिमांड, कौन सा चैप्टर रिवाइज करेंगे? डिमांड। Demand. ठीक है, तो आप लोग एक बार 10 मिनट का टाइम ले लीजिए, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, पूरा आप लोग देख लीजिए एक बार रिवाइज करके। और या मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करके रिवीजन हो जाएगा। जो फर्स्ट 5-6 मिनट्स में आप लोगों को टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, पहला। उसके बाद या उससे पहले जो है कि डिमांड और वांट में क्या क्या रिलेशन है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कि कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड फॉर द प्रोडक्ट को अफेक्ट करते हैं, इसको देखना है। टॉपिक क्लियर है? Yes, sir. Mohammad Shahid, your mic is off. Mohammad Shahid, your mic is off. Tanvi Dubey, again your camera is not on. हम इसको बाहर करेंगे, वेटिंग रूम में इसको डालेंगे। मोहम्मद शाहिद, कैमरा क्यों ऑफ है? मोहम्मद शाहिद, कैमरा क्यों ऑफ है? Yes, sir. कैमरा ऑन करके बैठो। सर मार्क्यू कितना मार्क्स का होगा सर? 20?
20. बाकी 20 मार्क्स का ही होता है। जो पहला टॉपिक पढ़ना है वांट और डिमांड, और फिर डिमांड को इफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर्स है। अगर उसमें कहीं कोई डाउट है तो बताएं। वांट और डिमांड में कोई अंतर है? कोई कोई मुझे बता पाएगा डिफरेंस वांट और डिमांड में? रोल नंबर 19। Yes, sir. वांट So और डिमांड wants में are अंतर? so wants are feeling. Means human want human बोलो बोलो, ठीक है, human बोलो, wants आगे are बोलो। so human wants are unlimited, sir. And to fulfill them, the resources are not just sorry. The resources are limited, but the demand is the quantity of goods that a consumer are willing to buy at any price at a given period of time. ठीक है, somebody else? Somebody else would answer want and demand, दोनों में डिफरेंस? ऋषभ, रोल नंबर 11। ऋषभ, रोल Yes, नंबर sir. 11। Yes, sir. कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑफ है। Yes, ऋषु sir. कुमार कैमरा, ऋषु कुमार कैमरा ऑफ है। सचिन कुमार कैमरा ऑफ है। ये लास्ट टाइम है, अब हम दोबारा बोलेंगे नहीं, वेटिंग रूम में डाल देंगे, अटेंडेंस नहीं बन पाएगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि वांट और डिमांड, रोल नंबर 11 बताओगे क्या वांट और डिमांड में अंतर क्या है? Yes, sir. Wants are feeling and its abstract nature. Wants are feeling and its abstract nature. But demand is a willingness to pay at any. But demand is a willingness to pay at
various price of level at a given point of time. चलो ठीक है, गुड। देखिए है क्या कि डिमांड, वांट का मतलब बहुत सिंपल है। वांट का मतलब हुआ कि जैसा अभी रोल नंबर 11 ने बताया और रोल नंबर 19 ने भी बताया कि वांट्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है, वो भावात्मक है, वो एक फीलिंग है किसी चीज को करने की, नहीं करने की, किसी चीज को पाने की, नहीं पाने की, किसी चीज का के होने और ना होने की। तो वांट्स अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, as you have already studied कि wants are unlimited, wants are unlimited, और उस unlimited want को में एक और खासियत है कि some of the wants are more important and others are less important। कुछ want more important है और कुछ wants less important है। रॉबिन्स ने ये भी कहा कि रिसोर्सेज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो हमारे पास लिमिटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिटेड रिसोर्सेज से आप अपने सभी वांट को एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जब आप लिमिटेड रिसोर्स से अपने वांट को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब कि कुछ ही वांट पूरे हो पाएंगे, बाकी पूरी नहीं हो पाएगी। तो जिन वांट्स को आप सेटिस्फाई करने की स्थिति में हैं, वो वांट की कैटेगरी से निकल के डिमांड की कैटेगरी में चली गई, उसको हम लोग डिमांड कहेंगे। तो डिमांड का डेफिनेशन, जो पहला डेफिनेशन निकल के आता है कि डिमांड मींस सैटिएबल वांट्स, मतलब ऐसी इच्छाएं जिसको आप संतुष्ट कर सके, ऐसी इच्छाएं जिसको पूर्ण किया जा सके, उसको हम लोग डिमांड कहते हैं। और इसलिए मैंने क्लास में ये लाइन कई बार आप लोगों से शेयर की कि ऑल वांट्स आर नॉट डिमांड बट ऑल डिमांड्स आर वांट। आपकी सभी इच्छाएं मांग नहीं हो सकती, लेकिन हर मांग इच्छा तो होनी ही है। बगैर मांग के इच्छा हुए, इच्छा से ही मांग बनती है, राइट। और वैसी इच्छाएं जिसको आप पूरा कर पाए, उसको हम लोग डिमांड कहते हैं, राइट। डिमांड के बारे में मैंने आप लोगों से तीन डेफिनेशंस को शेयर किया था। पहला डेफिनेशन मैंने दे दिया। पहला डेफिनेशन क्या है? सैटिएबल वांट्स आर नोन एज डिमांड, मतलब वैसी इच्छाएं जिसको आप संतुष्ट कर पाए, जिसको आप पूरा कर पाए, उसको हम लोग डिमांड कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन, इफेक्टिव वांट्स आर नोन एज डिमांड, प्रभावशाली इच्छाओं को हम लोग डिमांड कहते हैं। प्रभावशाली इच्छाएं का मतलब क्या हुआ? अगर आपकी इच्छाओं के पास ये दो फीचर है, दो विशेषताएं हैं, तो उसको हम लोग प्रभावशाली इच्छा कहेंगे। जैसे अभी ऋषभ ने बताया कि विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे मतलब अगर आपके पास केवल रिसोर्स होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मान लीजिए कोई घर खरीदना चाहते हैं, घर की कीमत 40 लाख रुपए है, तो 40 लाख रुपए होना ही अनिवार्यता नहीं है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन अगर आप खर्च करना भी नहीं चाहते, तो शायद आपकी इच्छा घर खरीदने की कभी पूरी नहीं हो सकती। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि इफेक्टिव वांट को पहले इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, प्रभावशाली बनाना पड़ेगा। अब इच्छाएं प्रभावशाली कब होंगी? अगर आपकी इच्छाओं के पास निम्न दो विशेषताएं होंगी। पहली कि उसमें आपकी इच्छा के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में संसाधन होना चाहिए ताकि आप उस इच्छा को पूरा कर सके। और दूसरा, अगर संसाधन है भी तो आप में ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ये दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप जाके उसको खर्च कर पाए। अगर ये दो विशेषताएं हैं तो आपकी मांग या आपकी इच्छा क्या होगी? इफेक्टिव होगी। एंड द मोमेंट योर वांट बिकम्स इफेक्टिव, इट इज नोन एज डिमांड इन इकोनॉमिक्स। ये दूसरा डेफिनेशन था। तीसरा डेफिनेशन जो रोल नंबर 19 ने दिया कि डिमांड का मतलब एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस the units of a product that a consumer is ready to buy at various levels of prices is called demand, right? तो आप तीन तरीके से डिमांड को डिफाइन कर सकते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और डिमांड फॉर द मेन प्रोडक्ट के बीच में कैसा रिलेशन है? रोल नंबर 27, रोल नंबर 27, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और डिमांड फॉर द मेन प्रोडक्ट के बीच में कैसा रिलेशन है? सचिन? Yes, sir. प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स और डिमांड फॉर द मेन प्रोडक्ट के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट है या इनवर्स है? Sir, inverse है sir. पक्का? Because पक्का sir. चाय और कॉफी ले लो,
तुम चाय का डिमांड कर रहे हो, अगर कॉफी महंगी हो गई तो चाय का डिमांड क्या हो जाएगा? कॉफी महंगी बढ़ होने जाएगा से सर। चाय का डिमांड बढ़ जाएगा, तो इन्वर्स कहाँ हुआ? डायरेक्ट हुआ ना सचिन? यस सर। डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया? सेम डायरेक्शन में जाना। अगर कॉफी सस्ती हो गई, तो चाय का डिमांड भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लोग चाय पी रहे थे, चाय छोड़ के कॉफी की ओर चले जाएंगे। तो डायरेक्ट रिलेशन। यस तो सर। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स और डिमांड फॉर द मेन प्रोडक्ट के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। डायरेक्टली डायरेक्ट या Direct. पॉजिटिव Direct. रिलेशन? पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस और डिमांड फॉर द मेन प्रोडक्ट के बीच में कैसा रिलेशन है? Indirect relation. इनडायरेक्ट का मतलब, हाँ, इनवर्स। किसने कहा Inverse इनवर्स? Yes. किसने कहा इनवर्स? आदर्श भी बोला है, शायद आकाश भी बोला है। रोल नंबर 14 ने भी कहा है, शायद रोल नंबर 14। रोल नंबर 14 इज देयर इन द क्लास ना? अंकित Yes, कुमार। sir. हाँ, तो आपके हिसाब से प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और डिमांड फॉर द मेन प्रोडक्ट कैसा रिलेशन है बाबू? सर इनवर्स है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स है। वेरी गुड। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कोई एग्जांपल बताओगे क्या अंकित? अंकित, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कोई एग्जांपल बताओगे? यस सर, सर बता रहे हैं। नीचे देखो, नहीं सामने देखो, स्क्रीन की तरफ। नीचे देखने से कोई फायदा नहीं है। अब ठीक है। अब बताओ। सर शाहिद वेटिंग में है इसका। शाहिद वेटिंग में नहीं है, शाहिद वेटिंग में था, उसको अलाउ कर दिए हैं। अच्छा, शाहिद वेटिंग में, हाँ ठीक है। हाँ चलो बताओ अंकित, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल। सर जैसे हम लोग पेन और रिफिल मांग लेंगे, तो सर अगर रिफिल का प्राइस राइज हो जाएगा तो पेन का प्राइस जो है फॉल हो जाएगा। तो पेन का रिफिल का प्राइस अगर बढ़ गया तो यस पेन का डिमांड घट ना जाएगा? यस यस क्योंकि रिफिल का, अगर रिफिल महंगा हो गया तो वो रिफिल जिस पेन में लगता है उस पेन का प्राइस भी बढ़ जाएगा, और पेन का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड घट जाएगा। यस यस राइट? यस तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और डिमांड फॉर मेन प्रोडक्ट के बीच में कैसा रिलेशन है ऋषभ? यस सर। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और डिमांड फॉर द मेन प्रोडक्ट के बीच में कैसा रिलेशन है ऋषभ? इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशन। वेरी गुड। ठीक है, अब आगे बढ़िए। कंज्यूमर का इनकम और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है? कंज्यूमर का Direct इनकम और relation. डिमांड के डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्यों है डायरेक्ट? क्योंकि कैसे समझ गए? इनकम क्योंकि बढ़ेगा सर तो डिमांड भी बढ़ेगा। लेवल ऑफ बढ़ेगा तो इनकम demand बढ़ने भी से increase डिमांड भी होगा। बढ़ेगा सर, क्योंकि उसका परचेजिंग पावर बढ़ेगा सर, बढ़ जाएगा सर। वेरी गुड। लेकिन ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि नॉर्मल गुड्स है, यस ये सर। नॉर्मल गुड्स है। अगर गिफन गुड्स होगा तब क्या होगा? गिफन गुड्स मतलब इंफीरियर इनवर्स गुड्स, इनवर्स लो इनवर्स क्वालिटी। इनवर्स गिफन गुड्स है मतलब लो, वो लो क्वालिटी गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है। अब इनकम बढ़ गया तब क्या होगा? इनकम बढ़ेगा, सुपीरियर की इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर से सुपीरियर की ओर जाएगा सर। तो इंफीरियर का डिमांड घट जाएगा। यस सर। ऋषभ, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। लड़का कुछ काम करेगा आगे। तो अब आप देखिए कि अगर कह रहा है कि प्राइस, अगर लोगों का इनकम बढ़ गया, तो लोगों का इनकम अगर बढ़ा तो ऋषभ ने कहा कि भाई हम इंफीरियर गुड्स से शिफ्ट कर जाएंगे सुपीरियर गुड्स की ओर, मतलब इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। राइट? तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप कह रहे हैं ना कि प्राइस, सॉरी, इनकम और डिमांड के बीच में जब आप डायरेक्ट रिलेशन कह रहे हैं,
तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा कि अज्यूमिंग दैट द गुड्स आर नॉर्मल, अज्यूमिंग दैट द गुड्स आर normal. क्या नॉर्मल, नॉर्मल गुड्स है, राइट? Yes, sir. हेलो खुशी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेस्ट और प्रेफरेंस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ना है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ के देख लो, खाली फॉर्मेलिटी है, जल्दी पढ़ के देखो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। डिमांड शेड्यूल में क्या है, डिमांड कर्व क्या होता है, कितने प्रकार का है, जल्दी देख के खत्म करो और फिर बढ़ते हैं आगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अच्छा, एक टॉपिक और है इसके बीच में, डिमांड फंक्शन। आप में से कोई बताएगा क्या मुझे, डिमांड फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज डिमांड फंक्शन? Yes, sir. बोलो। The demand function dx is equal to f to pr, px, y, t, and u, where dx is dependent variable and all the other factors are independent variable. यही है। Yes, sir. तो ये dx के बारे में आप बोल रही हैं कि ये क्या है? Dependent variable. डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड करता है? Other factors px, pr, y, t, and u. वेरी गुड, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो है, ये जो सारा ब्रैकेट में है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? Independent variables. Independent variables. ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब यहाँ पे आपको समझना है कि अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एक्स वो चेंज क्यों करेगा? इन सारे फैक्टर्स में चेंज की वजह से करेगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो डिमांड फंक्शन का डेफिनेशन अगर आपको लिखना पड़ेगा तो आप लोग शुरुआती लाइन ये लिखिएगा, सुन लीजिए। सिंबॉलिक में डबल एल होगा या फिर सिंगल एल होगा? Symbolic presentation of between Demand and price. demand determinants and demand। अब जो आपको लिखना है लिखिएगा, ये पहली लाइन होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट लाइन। क्लियर है? Yes, sir. Yes. अब लॉ ऑफ डिमांड जल्दी से पढ़ के देखो कि डिमांड वो बाकी सब क्या होता है, डिमांड क्या है, डिमांड कर्व क्या है, कोई दिक्कत है तो बताओ। विशु कुमार, फिर तुम्हारा कैमरा ऑफ हो गया।
प्रेरणा पटेल सर camera वॉइस off है। क्लियर, सर वॉइस क्लियर नहीं आता है सर। मेरा 2 क्वेश्चन होगा कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या अंतर है, और डिमांड कर्व का जो नेचर है वो क्या शो करता है। द नेचर ऑफ द डिमांड कर्व, व्हाट इट शोज। Have you gone through? Adarsh? Adarsh? Yes, sir. पढ़ लिए? Yes, sir. ठीक है, तो मुझे एक जवाब चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव है। Qualitative. Qualitative. क्यों है क्वालिटेटिव? Because it shows the relationship between the price of the product and demand for the product, but it does not show how much it changes. It stands for? Law of demand. It stands for demand. It stands for demand. इसलिए
आप देखिए मेरा जब भी एग्जाम आप देंगे, जब भी कॉलेज में इस तरीके से अब रिटन एग्जामिनेशन जब भी होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं हर छोटी छोटी चीज को ध्यान देता हूँ। अगर इट चेंजेस लिख दीजिएगा तो वहां पे मुझे समझ में नहीं आएगा कि इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, राइट? तो आप उसको स्पेसिफाई करके लिखिएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि it does not measure by how much the quantity demanded has changed as a result of changes in price. It only says or shows that there will be a change in quantity demanded as a result of change in price, but by how much, it is not measured by the concept of law of demand. ये मेरा पहला सवाल था। दूसरा सवाल कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या डिफरेंस है? आकाश है, रोल नंबर 5। यस सर। बताओ, आंसर चाहिए। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल के बीच में क्या अंतर है? सर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम लोग एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डिमांड को दिखाते हैं सर, शो करते हैं, और मार्केट डिमांड शेड्यूल में बहुत सारे कस्टमर्स कंज्यूमर्स के डिमांड को शो करते हैं। ठीक है, तो क्या मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है आदर्श, या फिर माइक्रो ही है वो? मेरे से हाँ आदर्श, सॉरी ये आकाश बोलो, रोल नंबर 5। यस सर। ये सर माइक्रो कॉन्सेप्ट ही है सर। वेरी गुड, ये माइक्रो कॉन्सेप्ट ही है, मुझे आंसर मिला। लेकिन मुझे रीजन चाहिए, क्यों? खुशी आंसर चाहिए, व्हाई इज इट अ माइक्रो कॉन्सेप्ट? हिज आंसर इज करेक्ट, माइक्रो कॉन्सेप्ट है। क्यों है मार्केट डिमांड शेड्यूल एक माइक्रो कॉन्सेप्ट, क्यों है? खुशी, आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, sir. आप सोच रही थी मैक्रो है क्या? रोल नंबर 19 बताओ क्या होगा आंसर? आकाश का आंसर सही है, माइक्रो ही कॉन्सेप्ट होगा, मैक्रो नहीं हो सकता। माइक्रो कॉन्सेप्ट क्यों है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? रोल नंबर 19। Yes, sir. इंडिविजुअल या मार्केट डिमांड शेड्यूल सर? मार्केट ओके। मामला फंस गया है ना? कैन आई सर? हाँ, यस यू कैन, व्हाई नॉट, बोलो। Because it's a summation of individual demand schedule. बिकॉज इट इज अ समेशन ऑफ Individual demand schedule. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सही है। और देखिए, ये जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है, ये बेसिकली आप किस चैप्टर में पढ़ते हैं? मार्केट का जो माइक्रो और मार्केट का जो स्टडी है, द स्टडी ऑफ मार्केट, तो द स्टडी ऑफ मार्केट जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट फॉर्म, माइक्रो का ही पार्ट फॉर्म करता है। बिल्कुल। इसलिए केवल इंडिविजुअल ही माइक्रो नहीं होगा। जब आप एक इकोनॉमी के एक सेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, मार्केट बिहेवियर को स्टडी करते हैं, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा होगा। इसलिए ये मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा होगा, राइट? देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कितनी बार रिवीजन हो गया, सब कुछ हो गया, बट स्टिल आई एम कमिंग अप विद क्वेश्चंस जिसमें से बहुत सारे लोग आंसर नहीं दे पा रहे। खुशी, डू यू एग्री? Yes, sir. हम भी नहीं दे पा रहे सर। तो सोच लो, इसका मतलब एवरी क्लास इज, उसमें कुछ ना कुछ आदमी सीखता ही है, isn't it? हम लोग जितना बातचीत करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उसमें नई नई चीजें निकल के आएंगी। यस। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, इसका डिमांड कर्व क्या शो करता है? लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। रेक्टेंगुलर।
graphical price index. डिमांड कर्व क्या शो करता है? बहुत दूर नहीं जाओ, आंसर सचिन, Inverse आंसर एकदम तुम्हारे relationship नजदीक between में the है। price of डिमांड कर शो और करता है कि Inverse अगर relationship प्राइस show इंक्रीज करता है होगा sir. There is an One by inverse one, relationship one between by one. price of the product and demand for this. वेरी गुड। रोल नंबर 3 ने भी कुछ कहा था क्या? रोल नंबर 3 का भी Yes, आंसर, sir. जब प्राइस बढ़ेगा तो Yes, डिमांड, sir. प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी, घटेगा, जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। क्वांटिटी। ठीक है, मेरे ख्याल से रोल नंबर 19 का भी यही आंसर था। इनवर्स रिलेशन शायद वो बोल रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग बोलने लगे, इसलिए ही वाज Yes, sir, मैं बोला था, sir. साइलेंट। ठीक है, सबका आंसर जिन्होंने कहा, और सचिन बहुत दूर जाने का जरूरत नहीं है, आंसर को सिंपल रखो, पहले जो तुम जान रहे हो ना उसको बताओ। मैंने पूछा कि डिमांड कर्व का जो नेचर है वो क्या शो करता है, एकदम सिंपल आंसर था सचिन। रोल नंबर 27 एकदम सिंपल, ये डिमांड कर्व ये होता है। मैंने क्या Inverse पूछा? relation between मैंने पूछा कि डिमांड कर्व का quantity. रिलेशन क्या शो करता है, तो डिमांड कर्व पहले तो डाउनवर्ड स्लोप करता है, ऊपर से नीचे आता है। तो ये जो डाउनवर्ड स्लोप है, ये डाउनवर्ड स्लोप ही क्या शो करेगा? ये शो करेगा इनवर्स रिलेशन। वाई एक्सिस पे आप प्राइस को मेजर कर रहे हैं और Yes, sir. एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी डिमांड को मेजर कर क्वांटिटी रहे हैं। डिमांडेड को। तो जब आप प्राइस बढ़ाएंगे, प्राइस को मैंने बढ़ा दिया तो क्वांटिटी डिमांड देखिए घट गया, प्राइस को मैंने घटा दिया तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ तो गया। the nature of Yes, the sir. demand curve shows an inverse relation between the price of the product and its quantity demanded. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, अब एक और सवाल है, लॉ ऑफ डिमांड का assumptions कुछ है क्या? लॉ ऑफ डिमांड को जस्टिफाई करने के लिए कुछ assumptions है क्या? ऋषभ के मुंह से लग रहा है कुछ नहीं आ रहा आंसर। नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा। लॉ ऑफ डिमांड का assumptions, लॉ ऑफ डिमांड का assumptions। सर कंज्यूमर है। Yes, sir. Consumer is rational, sir. कंज्यूमर इज रैशनल। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग ये मानते ही हैं कि कंज्यूमर रैशनल है, इसको छोड़ के बताओ। Sir, price of the product and price of the related good, taste and preference. Yes, sir. देखिए, आप इसका आंसर है, अगर आप लॉ ऑफ डिमांड को ठीक से पढ़ेंगे तो कह रहा है लॉ एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस assuming all other factors except price to remain constant। मतलब वो सारा फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करता है वो सब कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ प्राइस चेंज करेगा तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करेगा। अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज कर लीजिएगा तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करेगा, लेवल ऑफ इनकम चेंज कर दीजिएगा तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करेगा, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस चेंज कर दीजिएगा तो भी अप्लाई नहीं करेगा, अदर फैक्टर्स में चेंजेस आएगा तो भी नहीं करेगा। तो बहुत सिंपल है, एकदम कॉमन सेंस क्वेश्चन था। एक जो आपने लॉ ऑफ डिमांड का पहला लाइन पढ़ा होगा उसी में मैंने लिखवाया कि एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस assuming all other factors except price to remain constant, मतलब Constant. प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट केवल चेंज करेगा, रिलेटेड प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं करेगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट होगा। दूसरा, लेवल ऑफ इनकम चेंज नहीं करेगा। तीसरा, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी चेंज नहीं करेगा, अदर फैक्टर्स भी चेंज नहीं करेगा। नहीं करेगा। ऋषभ, ये तो आंसर मिलना चाहिए था। Yes, sir. हम कहीं और ढूंढ रहे थे sir. तो इसीलिए एकदम बेसिक्स पे रहो, एकदम बेसिक पे। Yes, sir. तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग किस चीज को रिवाइज करके आएंगे बाबू? Nobel along the demand
हाँ, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, एक एक चीज देख के आइएगा, ओके उस पर सर। हम ग्राफ भी बनवाएंगे। सर उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग और प्राइस इलास्टिसिटी देख के आइएगा। तो दो चीज क्या देख के आना है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और क्या मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड। और उसमें केवल प्राइस वाला देख के आइएगा, केवल प्राइस, सब कुछ प्राइस देख के नहीं आना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। केवल प्राइस। ओके छोटा छोटा टारगेट रखो और अच्छा टारगेट कंप्लीट करके आना उसको, राइट? यस ओके सर। सर। ओके सर। ठीक है। और मार्क्यू का मैंने डेट बता दिया है, 26. यस सर। वेडनेसडे। वेडनेसडे, हाँ वेडनेसडे को। चैप्टर भी मैंने बता दिया। यस सर, यस सर। चैप्टर पूरा Both सिलेबस। syllabus. ठीक है।